Good morning students. Welcome to class 8, chapter number 7 of the history portion. The chapter is civilizing the natives and educating the nations. तो बच्चों अपनी कल की क्लास में हमने इस चैप्टर के अंदर जाना था कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और वे ब्रिटिश ऑफिसर्स जो इंडिया आए उन्होंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की कोशिश की। क्योंकि उनको लगता था कि इंडिया के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो नेटिव्स हैं, वो सिविलाइज नहीं है, सभ्य नहीं है। इसीलिए उनको सभ्य बनाना है और उनको सिविलाइज करना है। इसीलिए नई एजुकेशन सिस्टम या नई एजुकेशन पॉलिसी को इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया और बाद में ये भी कहा गया कि इंडिया का जो एंशिएंट टीचिंग सिस्टम है वो अनप्रैक्टिकल है, अनसाइंटिफिक है ना, और जिसका बेनिफिट लोगों को नहीं मिल सकता। तो अंग्रेजों को लगता था कि उनका यूरोपियन टीचिंग या एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से ज़्यादा बेटर है और इसीलिए वे चाहते थे कि इंडिया के अंदर भी एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस किए जाएं जिसके कारण कि इंडिया के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जा सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया जा सके। इंग्लिश मीडियम इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया और साथ में लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मॉरल वैल्यूज फील करने का काम यहाँ पर किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता था कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो एरर्स है। कहने का मतलब कई सारी मिस्टेक्स हैं, कई सारी कमियां हैं, ऐसा कंपनी को लगता था। ठीक है, तो कल तक की क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से हमारे इंडिया के अंदर कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स आए, उन्होंने क्रिटिसाइज किया इंडियन एजुकेशन को और उन्होंने कई सारी कमियां महसूस की कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो वो प्रैक्टिकल नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो तीन टॉपिक है बच्चों। एक पहला हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे जो लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी इंडिया के अंदर स्टार्ट की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक नई और दूसरी एजुकेशन पॉलिसी जिसका नाम था वुड्स डिस्पैच। ठीक है, और उसके बाद करेंगे बात कि इंडिया के अंदर जो पहले से पाठशालाएं चल रही थी उनकी हालत इंडिया के अंदर क्या थी और क्या किस तरह की एजुकेशन इन पाठशाला के अंदर दी जा रही थी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पर जो लोकल स्कूल चल रहे थे जिनको हम लोग पाठशाला कहते हैं, और मेरे ख्याल से आपके दादा दादी नाना नानी में से कोई न कोई अपनी पाठशालाओं में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो उस समय के जो पाठशाला का सिस्टम था वो कैसा था और ये रिपोर्ट सबसे पहले किसने दी और किस समय दी। ठीक है, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 1830 की बात है और यहाँ पर 1830 में इंडिया के अंदर एक मिशनरी आए। मिशनरी कौन होते हैं? रिलीजियस गुरु होते हैं, धार्मिक गुरु। ये जो रिलीजियस गुरु थे ये क्रिश्चियन रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए इंडिया आए थे 1813 के अंदर। 1813 में इंग्लैंड से या यूरोपियन कंट्री से कुछ ईसाई मिशनरी को भारत भेजा गया ताकि भारत के अंदर लोगों को मॉरल वैल्यू सिखाई जा सके, उनको सिविलाइज किया जा सके, है ना, और इसी कारण धीरे धीरे यहाँ पर ईसाई धर्म को भी फैलाया गया। ठीक है, तो 1830 में इंडिया में आने वाली एक मिशनरी थी बच्चों जिनका नाम था विलियम एडम्स। क्या नाम था? विलियम एडम्स। और इन विलियम एडम्स ने सबसे पहले पूरी इंडिया की जगह जगह बिहार और बंगाल को ट्रेवल किया और ट्रेवल करने के बाद वहाँ पर उन्होंने जो उस समय का एजुकेटिंग सिस्टम इंडिया के अंदर ट्रेडिशनली चल रहा था उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, और उस पूरे सिस्टम को देखने के बाद में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई। ये रिपोर्ट 1830 के अंदर 1830 के अंदर पब्लिश की गई। तो हम लोग जानेंगे कि इस रिपोर्ट में विलियम एडम्स ने क्या था, उन्होंने इंडिया के अंदर बेसिकली बिहार और बंगाल में किस तरह का एजुकेशन सिस्टम देखा था। तो बच्चों यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं पाठशाला सिस्टम की। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, गुरुकुल होते थे पहले जमाने में या पाठशालाएं होती थी जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते थे। बेसिकली ना तो यहाँ पर कोई स्कूल होती थी, स्कूल बिल्डिंग थी, ना यहाँ पर टेबल चेयर जैसी कोई सिस्टम हुआ करता था और ना ही यहाँ पर बच्चों की कोई स्कूल यूनिफॉर्म हुआ करती थी, ना ही यहाँ पर कोई टाइम टेबल, कोई सिलेबस था, ना ब्लैक बोर्ड था। जितना भी एजुकेशन बच्चों को दिया जाता था लगभग सारा का सारा वर्बल हुआ करता था, मतलब बोलकर याद करवाया जाता था। और प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स उस समय नहीं हुआ करती थी क्योंकि इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी। ठीक है ना, और इसीलिए यहाँ पर नोटबुक्स और बुक्स की प्रोविजन भी नहीं था। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हर घर के अंदर कुछ टीचर्स हुआ करते थे। ये टीचर्स या तो होम अपने खुद के घर पे पढ़ाते थे
या फिर जो रिलीजियस टेम्पल्स होते हैं, जो मंदिर हुआ करते थे, वहां पर बच्चों को इकट्ठा करते और बैनियन ट्री के नीचे मोस्टली देखते हैं कि बरगद का जो पेड़ होता था उसके नीचे टीचर जो है वो बैठते और आसपास में स्टूडेंट्स बैठ जाते और इस तरह से उनकी एजुकेशन चलती थी। तो कहने का मतलब ये जो पाठशाला सिस्टम था, इसको जब विलियम एडम्स ने नोट किया तो उन्होंने ये कहा कि ये इंडिया के अंदर एक ऐसा यूनिक सिस्टम था जहाँ पर किसी तरह का स्कूलिंग से रिलेटेड कोई सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता। ना तो कोई टाइम टेबल है, ना पीरियड्स है, ना स्कूल बिल्डिंग्स है, ना बोर्ड है, ना चेयर है, ना टेबल है, लेकिन फिर भी एजुकेशन का बेस जो था वो वर्बल था और बहुत ही अच्छी एजुकेशन लोगों को दी जाती थी और फीस भी नहीं थी। और फीस अगर डिसाइड होती थी तो वो भी इस बात पर डिपेंड करती थी कि उनके पेरेंट्स का इकोनॉमिक लेवल कैसा है। मतलब जो बच्चा गुरुकुल में आ रहा है, पाठशाला में पढ़ने आ रहा है, अगर उसके पेरेंट्स की इनकम अच्छी है तो उसकी थोड़ी ज़्यादा फीस ली जाती थी और जो गरीब लोग थे, जो गरीब बच्चे थे, उनसे बहुत कम या नहीं के बराबर फीस ली जाती थी। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि उस समय में पाठशालाएं प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं चलती थी। इनका मेन एम होता था बच्चों को एजुकेट करना, बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, तो यहाँ पर विलियम एडम्स ने रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि 1 लाख पाठशालास इन द बंगाल एंड बिहार। इन्होंने बंगाल और बिहार को ट्रेवल किया और ऑब्जर्व किया कि अकेले बंगाल और बिहार के अंदर 1 लाख जो है वो पाठशाला है। तो आप लोग खुद भी इमेजिन कर सकते हैं बच्चों कि उस समय में 1 लाख पाठशाला का मतलब 1 लाख स्कूल के बराबर था। ठीक है, और हर पाठशाला में कम से कम 20 स्टूडेंट हुआ करते थे। तो आप मल्टीप्लाई कर लें 1 लाख इंटू 20, तो 20 लाख स्टूडेंट जो है वो इन पाठशालाओं के अंदर पढ़ते थे। लेकिन पाठशाला का सिस्टम कैसा था? तो देखें, सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल। एजुकेशन का ये जो सिस्टम पाठशाला में चलता था ये फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल का मतलब बच्चों आज के स्कूल से कंपेयर करें, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि अनसडन था, कुछ भी चीजें फिक्स नहीं थी, चीजें चेंज होती रहती थी। अब देखें हमारे स्कूल का टाइम भी देख लीजिए। आप जब स्कूल आते हैं तो स्कूल आने का एक फिक्स टाइम है, हर क्लास में एक पीरियड लगता है, उस पीरियड का एक फिक्स टाइम है, लंच का फिक्स टाइम है ना, और आपके रूल और रेगुलेशंस भी फिक्स कर दिए गए जिसमें किसी तरह का चेंज नहीं हो सकता। और उसके बाद में स्कूल से जब आप डिपार्ट होते हैं तो उसका भी एक फिक्स टाइम है, लंच का फिक्स टाइम है। तो लेकिन यहाँ पर जो पाठशाला का सिस्टम था ये फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल का मतलब बदलाव ज्यादा होते थे, कुछ भी चीजें रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं थी। दूसरा, नो फीस, किसी तरह की फीस बच्चों से नहीं ली जाती थी। नो प्रिंटेड बुक्स, ना ही किसी तरह की प्रिंटेड नोटबुक्स या बुक्स बच्चों को अवेलेबल होती थी। ठीक है, नो स्कूल बिल्डिंग, ना ही बच्चों के लिए कोई स्कूल बिल्डिंग थी। जैसा मैंने अभी कहा कि मोस्टली बच्चे गुरु के या टीचर के घर पर जाके पढ़ते थे या फिर बड़े बड़े जो टेम्पल्स होते थे उन मंदिरों के अंदर या फिर बैनियन ट्री के पास में बैठकर इनको पढ़ाया जाता था। ठीक है, बेंचेस, नो चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड। तो किसी तरह की बेंच, चेयर, ब्लैक बोर्ड, किसी तरह की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। मोस्टली बच्चे जो थे वो ओरल एजुकेशन लेते थे, मतलब ओरली सारी बातें याद करवाई जाती थी, पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था। हमारे जो पुराने शास्त्र हैं, जो एपिक्स है, उनमें क्या क्या नॉलेज है वो बच्चों को सबसे पहले दी जाती थी। और पाठशाला में किस तरह की एजुकेशन दी जाती थी? तो बच्चों यहाँ पर हिंदी, मैथमेटिक्स से रिलेटेड और संस्कृत एजुकेशन दी जाती थी बच्चों को, क्योंकि मोस्टली जो इंडिया में रहने वाले बच्चे लोग थे वो संस्कृत लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानते थे और अपना हिसाब किताब कर सके, इसके लिए मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था। लेकिन सारा का सारा काम जो था बच्चों वो ओरल ज्यादा हुआ करता था। तो ये तो था पाठशाला का सिस्टम। लेकिन इस पाठशाला सिस्टम को देखते हुए एडमंड ने ये डिस्कवर किया, ये खोज की कि इंडिया के अंदर एटलीस्ट बेसिक लेवल पर जो पाठशाला सिस्टम है वो बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा है ताकि बच्चों को जो है वो एजुकेशन से जोड़ा जा सकता है और इनके अंदर इम्प्रूवमेंट भी किया जा सकता है। तो ये तो था बच्चों पाठशाला का सिस्टम जो बहुत ही एंशिएंट टाइम से इंडिया के अंदर चल रहा था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। अब बात है बच्चों 1830 की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। थॉमस बेबिंगटन मैकाले कौन थे? तो बच्चों ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे और इंडिया आए थे। ठीक है, 1830 में 1830 में ये इंडिया आए और इंडिया आने के बाद में इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम था, जो ये पाठशाला वाला सिस्टम था,
इसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया और क्रिटिसाइज करने के बाद में इन्होंने एक ही रिजल्ट निकाला कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो अनसिविलाइज्ड है, या इंडिया जो है वो एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है, यहाँ पर सभ्य लोग नहीं रहते और इनको सभ्य बनाने के लिए इनमें मॉरल वैल्यूज डालना, और या फिर ये कह सकते हैं कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज करना पड़ेगा। किसने कहा? मैकाले ने। और मैकाले को लगता था कि इंडिया के लोगों को अगर सिविलाइज करना है तो यहाँ पर यूरोप के जैसा एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए, क्योंकि मैकाले को की जो सोच थी वो ये थी कि इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाना जरूरी है और इसीलिए यहाँ पर नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जाए जहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाए। और इसी कारण से बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है और इसी के साथ में मैकाले ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये भी कहा कि जो पैसा ये लोग मदरसा के ऊपर, हिंदू विश्वविद्यालय या जो ये भाषाई जो लैंग्वेज बेस्ड जो एजुकेशन दी जा रही है उस पर जो पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ये पैसा यहाँ पर खर्च ना करके प्रॉपर तरीके से एजुकेशन पॉलिसी बनाए और बाद में यहाँ पर जो है ये पैसा लगाया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड के अंदर इस मैकाले की इस रिपोर्ट के बेस पर इंडिया में जो है एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, ठीक है ना। तो इस एजुकेशन पॉलिसी का मेन एम क्या था? क्योंकि मैकाले को लगता था इंडिया इज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री और मैकाले और द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन द ओरिएंटेशनल लर्निंग, ठीक है। तो मैकाले का कहना था कि ये जो लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशन पे जो पैसा खर्च हो रहा है उसे सरकार को नहीं करना चाहिए और इसके बदले देखिए 1835 के अंदर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 लाया गया। 1835 के अंदर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो था वो इंडिया के अंदर लाया गया, जहां पर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को रेगुलेट किया गया। भारत में अब इंग्लिश मीडियम के बेस पर स्कूलें लगाई गई और पूरा का पूरा जो सिलेबस था वो इंग्लिश लेवल पर, इंग्लिश लैंग्वेज के लेवल पर बेस्ड था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना है कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 के अंदर इंडिया के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी शुरू की जिसको इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कहा गया और इसमें इंग्लिश मीडियम हायर एजुकेशन का प्रोविजन किया गया। हायर एजुकेशन का मतलब हो गया कि ये जो 10th 12th तक की स्टडी है ना, या इससे अबाउट जो कॉलेज लेवल की स्टडी है वहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बनाई गई और कुछ ऐसे कॉलेजेस बनाए गए, ठीक है। इसके अलावा है कि कॉमर्स के फील्ड से अगर देखें तो एजुकेशन किस तरह से डेवलप हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अंग्रेजों का एम सिर्फ कह सकते हैं कि एजुकेशन में सुधार करना नहीं था। अंग्रेज चाहते थे कि उनकी कंपनी में काम करने के लिए उन्हें कुछ ऐसे इंडियंस मिल जाए जो उनके लिए ज़्यादा वफादार हो, ज़्यादा ईमानदार हो, अंग्रेजों की या कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद कर सके और किसी भी तरह का रिवॉल्ट ना करें। तो यहाँ पर ऐसे इंडियंस अंग्रेज तैयार करना चाहते थे जो अंग्रेजों के गुलाम बन के रहे, कंपनी में एज ए एम्प्लॉय की तरह काम करें और अपने आप को एक यूरोपियन की तरह या ट्रीट करें, ठीक है ना। तो लोगों के अंदर एक तरह का वेस्टर्न बदलाव करना चाहते थे और इसीलिए देखिए बच्चों कि 1854 के अंदर चार्ल्स वुड, अभी चार्ल्स वुड थे कौन बच्चों? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट थे और आपको बता दें 1857 की रिवॉल्ट से पहले तक इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही राज था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट बनकर ये इंडिया आए थे चार्ल्स वुड, और चार्ल्स वुड ने भी इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के अंदर कई सारे चेंज करने की बात कही, ठीक है। और एक नई एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने बनाई जिसको वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये जो वुड्स डिस्पैच था इसमें क्या कहा गया? ये एजुकेशन पॉलिसी थी और इसमें कहा गया कि यूरोपियन लर्निंग सिस्टम को भारत में रेगुलेट किया जाए। यूरोपियन लर्निंग सिस्टम का मतलब था कि एक ऐसा लर्निंग सिस्टम बनाया जाए जहाँ पर मोस्टली स्कूल सिस्टम हो और स्कूल्स के अंदर इंग्लिश मीडियम में इंडियंस को एजुकेट किया जाए और जो इंडियंस जो जब इंग्लिश एजुकेशन के अंदर एजुकेट होंगे तो उनके वो ज़्यादा सिविलाइज होंगे, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज ज़्यादा अच्छी होगी और इस तरह से जो इंग्लिश मीडियम से इंडियन लोग निकलेंगे वो अंग्रेजों के प्रति ज़्यादा लॉयल होंगे, उनमें मॉरल वैल्यूज होगी और वो अंग्रेजों के गुलाम बनकर रहेंगे। कुछ ऐसा सोचना था चार्ल्स वुड का
और इसीलिए ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इंडिया के अंदर शुरू हुए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की जो प्रॉपर तरीके से शुरुआत है बच्चों, है ना, वो शुरू होती है 1835 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में 1854 में यूरोपियन लर्निंग सिस्टम को इंडिया में लागू कर दिया गया। यूरोपियन लर्निंग सिस्टम का मतलब है पहले जहाँ पर एजुकेशन पाठशाला में दी जाती थी, वहां पर अब पाठशाला से कहाँ आ गए हम लोग, स्कूल की तरफ, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से स्कूल बिल्डिंग का होना, पीरियड, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, चेयर, टेबल, टीचर्स, ये सारा सिस्टम जो है वो कहाँ से माना जाता है, 1854 में चार्ल्स डिस्पैच से माना जाता है। चार्ल्स वुड्स का जो नया आदेश था इसी को कहा गया। और इसका जो मेन एम था वो क्या था, इंडियंस को सिविल सर्वेंट बनाना। सिविल सर्वेंट मतलब सरकारी नौकर बनाना, ठीक है। जब लोग पढ़ लिख लेंगे इंग्लिश एजुकेशन, क्योंकि आपको पता है कि हर अंग्रेज को हिंदी नहीं आती थी, ठीक है, तो अपनी इस लैंग्वेज की प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन अंग्रेजों को मिल गया कि जब कुछ इंडियंस इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ेंगे तो उनमें हमारी जैसी एडिकेट आएंगे और बाद में ये जब एलिजिबल हो जाएंगे तो हम लोग इनको एज ए सिविल सर्विस के अंदर जो है वो एम्प्लॉय बना सकेंगे, सरकारी नौकर बना सकेंगे, ताकि इनका काम आसानी से चल सके, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों बात करते हैं 1857 में जब मेरठ और दिल्ली के अंदर सिपाही यूनिटी हुई या सिपाहियों का विद्रोह हुआ, तो यहाँ पर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर जो है इस समय सबसे ज्यादा स्कूलिंग जो थी वो स्कूल सिस्टम स्टार्ट किया गया। और साथ में हम लोग बच्चों लास्ट टॉपिक है आपका, वो बात करेंगे न्यू रूटीन न्यू रूल्स। अब 1854 के अंदर जब चार्ल्स डिस्पैच आ गया, नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, तो इंडिया के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। और बच्चों वो चेंज जो था वो था पाठशालाओं को स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। जहाँ पर पहले पाठशालाएं हुआ करती थी, जहाँ पर ना तो कोई स्कूल बिल्डिंग थी, ना सिलेबस था, ना कोई टाइम टेबल था, वहाँ पर अब जितनी भी पाठशालाएं थी उसके लिए हर पाठशाला पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नजर रखने के लिए कुछ पंडित्स को अपॉइंट किया। पंडित आप समझ गए, पंडित का मतलब होता है हिंदू धर्म में शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले जो लोग होते हैं उनको पंडित कहा गया, ठीक है। तो इस तरह से 1854 के बाद अगर हम लोग बात करें तो नई कह सकते हैं कि रूल बनाए गए और कंपनी ने डिसाइड किया कि जो वर्नाकुलर एजुकेशन दी जा रही है, जो भाषा के आधार पर जो एजुकेशन दी जा रही है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। और इसीलिए कई सारे पंडित जो थे वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए। हर पंडित के अंडर में 4 या 5 स्कूल्स रखी गई। इन पंडित्स का काम होता था जो पाठशालाएं थी उन पाठशालाओं पर नजर रखना कि पाठशाला में जो गुरु है वो प्रॉपर तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। और इसी के अलावा ये डिसाइड किया गया कि पंडित टाइम टू टाइम इन पाठशालाओं में घूमेंगे, देखेंगे, जांच करेंगे कि किस तरह की पढ़ाई वहां पर करवाई जा रही है। इसी के साथ में स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग का भी ध्यान रखा गया कि बच्चों को गुरु जो सिखा रहे हैं पाठशालाओं में उस एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है। इसी के अलावा गुरु जो थे, जो पाठशाला में गुरु पढ़ाते थे, उनके ऊपर नए रूल थोप दिए गए, नए नए कानून बनाए गए। और उसमें ये कहा गया कि हर पीरियोडिक रिपोर्ट जो है वो इन पंडितों के पास जाएगी। और ये पंडित जो है इस पीरियोडिक रिपोर्ट आप समझ गए बच्चों, जैसे आपकी फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, हाफ ईयरली के एग्जाम होते हैं और उस एग्जाम के बेस पर तुम्हारी जो रिपोर्ट तैयार होती है ना, तो वो पीरियोडिक रिपोर्ट है। तो यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू हुआ और इसी के साथ में रेगुलर टाइम टेबल बनाए गए पाठशालाओं के लिए। तो जहाँ पर मैंने अभी बताया था कि पाठशाला का जो सिस्टम था वो फ्लेक्सिबल था, इसी तरह के रूल रेगुलेशन नहीं थे। गुरु अपनी इच्छा से पढ़ाते थे, अपनी मर्जी से सब्जेक्ट सेलेक्ट करते थे कि आज उन्हें क्या पढ़ाना है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इन पाठशालाओं के अंदर में एक फिक्स टाइम टेबल बना दिया गया। हर गुरु एक फिक्स टाइम टेबल पर ही वो सब्जेक्ट पढ़ाएगा। और इसी के साथ में देखिए बच्चों कि टेक्स्ट बुक और लर्निंग बेस्ड कर दिया गया सारे सिस्टम को। तो पहले जहाँ पर बच्चे ओरल एजुकेशन लेते थे वहाँ पर अब किताबें आ गई और किताबों के साथ में टेस्ट जो थे वो फिक्स कर दिए गए। हर एक फिक्स टाइम के बाद में टेस्ट लिया जाने लगा ताकि बच्चे की जो रिपोर्ट है ना, इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट, वो पता की जा सके। लेकिन आज हजारों सालों से इंडिया के अंदर जो पाठशाला गुरुकुल का सिस्टम था, अचानक से जब गवर्नमेंट ने इसमें चेंज किया तो इंडियन गुरुज जो थे, जो पाठशाला में पढ़ाने वाले गुरु थे, उनके लिए इसमें एडजस्ट होना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया।
लेकिन ये जरूर है बच्चों की आने वाले कुछ ही सालों में ये सारी पाठशालाएं जो थी वो बड़ी बड़ी स्कूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। धीरे धीरे पाठशाला का सिस्टम इंडिया से पूरी तरह से खत्म हो गया। जहाँ पर गुरुकुल आश्रम हुआ करते थे, जहाँ पर गुरु बच्चों को ओरल एजुकेशन देता था, वो सारा का सारा सिस्टम कुछ ही सालों के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बदल दिया और अब पाठशालाओं की जगह स्कूलिंग टाइप जो था सिस्टम वो स्टार्ट हो गया। तो बच्चों इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज जब भारत आए तो इन्होंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बहुत बड़े लेवल पर बदला और सबसे बड़ा जो चेंजेस था वो लॉर्ड मेकाले के टाइम 1835 में और 1854 में चार्ल्स वुड के टाइम शुरू हुआ, जिसके बाद में पाठशाला सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर 7 और आज की क्लास के साथ में होता है। कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।